आज मैं आप लोगों को बीएड फर्स्ट ईयर फिजिकल साइंस के बारे में पढ़ाऊंगी और इसमें जो आपका चैप्टर है स्ट्रक्चर नेचर ऑफ साइंस, इसमें आज का जो टॉपिक है फिलहाल वो है विज्ञान के आधारभूत सिद्धांत। इससे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि विज्ञान की प्रकृति क्या होती है। दरअसल विज्ञान की प्रकृति के बाद ही आते हैं उसके सिद्धांत, उसी के आधार पर ये सिद्धांत बनाए गए। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि विज्ञान और जो प्रौद्योगिकी है उसके क्या क्या प्रभाव हमारे सोसाइटी पे पड़ रहे हैं और उसके क्या दुष्प्रभाव हमारी सोसाइटी पे पड़े हैं। अभी मैं आप लोगों को बताती हूँ कि विज्ञान के जो आधारभूत सिद्धांत हैं वो क्या होते हैं और वो कैसे कार्य करते हैं। ठीक है, विज्ञान की प्रकृति के आधार पर ही विज्ञान शिक्षण के सिद्धांतों को स्पष्ट किया गया है। यानी कि मैंने यहाँ पे ये पॉइंट वाइज सिद्धांत तो लिखे हैं, पॉइंट आपको दिख रहे होंगे कि ये कुछ 4-5 पॉइंट हैं। विज्ञान का आधार प्रत्यक्ष सत्य है, विज्ञान का विश्लेषण पर आधारित है, विज्ञान परिकल्पना पर आधारित है, विज्ञान पक्षपात रहित है, विज्ञान वस्तुनिष्ठ कारकों पर निर्भर करता है। तो ये पॉइंट्स तो मैंने लिखे हैं, लेकिन इन पॉइंट को बहुत अच्छी तरह से विश्लेषित किया गया है। तो सबसे पहले अगर मैं शुरुआत करूँ कि विज्ञान का आधार प्रत्यक्ष सत्य है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आधुनिक वैज्ञानिक चिंतन की दिशा में यह एक बड़ा ही महत्वपूर्ण कदम था, जब यह मान लिया कि किसी वस्तु के अस्तित्व का प्रमाण उसका अनुभव है, सिद्धांत है, ना केवल निगमनात्मक तर्क। जब बहुत दिनों तक यह तय नहीं हो पाया कि ऊपर से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण कितना होता है, तब गैलीलियो को यह सूझ आई कि बहस के निर्णय के लिए पीसा में स्थित मीनार से वस्तुओं को गिराकर देखा जाए। तब गैलीलियो का यह प्रयोग न केवल उसके विषय के क्षेत्र में सहायक हुआ, अपितु अनुसंधान प्रणाली प्रचंड गति का अग्रदूत सिद्ध हुआ। यानी कि विज्ञान केवल उन्हीं चीज़ों पर आधारित है जिसको वो देखती है, उसके पीछे के सत्य को खंगालती है, ना कि जो जैसी वस्तु है उसको वैसे ही स्वीकार कर ली। यानी कि अगर कोई वस्तु ऊपर से नीचे गिर रही है, अगर मैं बात करूँ तो जो न्यूटन है ग्रेविटी के बारे में बताया, वो पेड़ पर नीचे बैठे थे और एक सेब गिरा, तो उनको देखने के लिए तो वो वस्तु है, ऊपर से नीचे हर वस्तु गिरती है, लेकिन उन्होंने उस सत्य को समझा, उस सत्य के पीछे की खोज की कि वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ क्यों गिरी। वो ऊपर से जा रही है, ऊपर जा सकती थी या फिर कुछ भी ऐसा रीज़न। तो उन्होंने ये बताया दरअसल इसके पीछे का जो सबसे बड़ा कारण है ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। इस गुरुत्वाकर्षण की वजह से ही हम लोग पृथ्वी पर चल पा रहे हैं। पृथ्वी की ऐसा गुरुत्वाकर्षण है, वरना अगर मैं बात करूँ दूसरे ग्रहों की, चांद की बात करती हूँ या फिर मंगल की बात करती हूँ, यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण इतना ज़्यादा है कि कोई भी सतह पे नहीं चल सकता है, बल्कि वो ऊपर ही ऊपर उड़ता है। और अगर वो बिना सेफ्टी कोट के ऊपर वहाँ जाने की कोशिश करता है तो वो फट जाता है, फट सकता है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी इतनी ज़्यादा है कि ग्रेविटी और हमारे अंदर का मास आपस में रिएक्ट करेगा और उससे क्या होगा, वो चीज़ फट जाएगी। तो ये बस एक ऐसी चीज़ है जो इसके पीछे के सिद्धांत बनाती। साइंस हमारा क्या है, चीज़ों को एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करता है, वो हमेशा प्रत्यक्ष प्रमाण मानता है और वो प्रमाण मिल जाने के बाद में उस चीज़ों को स्वीकार करता है। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञान विश्लेषण पर आधारित है। अगर यहाँ मैं विश्लेषण की बात करूँ तो विज्ञान प्रत्येक तथ्य का विश्लेषण करके प्रत्येक भाग को बारीकियों से समझने का प्रयत्न करता है। किसी भी जटिल ज्ञान को विश्लेषण के आधार पर छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर फिर समझाया जाए तो समझना आसान होता है। विश्लेषण मतलब किसी भी चीज़ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके फिर उस हर एक पार्ट पे समझाया जाए, हर एक पार्ट पे काम किया जाए, फिर वो सारे पार्ट्स को संश्लेषित करके एक रिजल्ट प्रस्तुत किया जाए। साइंस दरअसल यही करता है कि जब कोई वस्तु को एकदम से नहीं समझा पाता है या उसके पीछे बहुत सारे ऐसे नए नए फैक्ट आते रहते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ तो पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, तो यहाँ पर पृथ्वी के जन्म से लेकर पृथ्वी जो कई सारे आपस में उपग्रह टकराए, फिर पृथ्वी का विकास हुआ, लेकिन पृथ्वी ऐसी ही नहीं थी। कई वर्षों पूर्व वो आग का गोला थी, फिर एक डार्क एज आया, फिर आइस एज आया। तो ये पृथ्वी के जन्म की शुरुआत से लेके आज के समय में पृथ्वी में जो जीवन अस्तित्व में आया, ये क्या है, एक तरह का विश्लेषण है। छोटे छोटे पार्ट्स में इसको डिवाइड करके फिर समझाया गया और आज हमें
पृथ्वी के जन्म का सब कुछ समझ में आता है। तो ये है हमारा विज्ञान विश्लेषण पर आधारित है। ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, विज्ञान परिकल्पना पर भी आधारित है। एक हाइपोथेसिस होता है, किस तरह से वैज्ञानिक विचारधारा में परिकल्पना का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। जब हम कभी दो तत्वों को सदा एक साथ घटित होते देखते हैं तो हम तुरंत उसके बीच किसी संबंध की कल्पना कर लेते हैं। फिर इस कल्पना के आधार पर नए तत्वों की खोज की जाती है। मानव मस्तिष्क उस समय पर निश्चित धारणा नहीं बना पाता, पर जब सारे आंकड़े उपलब्ध नहीं हो पाते, प्राप्त आंकड़ों के आधार पर वह तुरंत तथ्यों के संबंध में परिकल्पना करना आरंभ कर देता है। इसी परिकल्पना के आगे के अवलोकन का आधार एवं कार्य निर्धारित करता है। मानव विज्ञान जो विज्ञान है परिकल्पना पर आधारित है, यानी कि जब हम कोई भी दो चीज़ एक साथ होते घटित देखते हैं तो हम उन दोनों की परिकल्पना करते हैं और उन दोनों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो सूखा पड़ना, बारिश का ना होना और सूखा पड़ना, ये दो ऐसी परिकल्पनाएं हैं। यानी कि हमारे पर्यावरण में डिसबैलेंस हुआ, इस वजह से बारिश नहीं हुई, और बारिश नहीं हुई तो हमारे पेड़ पौधों को पानी नहीं मिल पाया, सूखा पड़ा और हमारी फसलें नहीं उत्पन्न हो पाई। तो ये ऐसी घटनाएं एक साथ घटित हुई हैं। अगर मैं सिंपली बोलूँ सूखा पड़ गया, रीज़न क्या था नहीं पता, लेकिन दो ऐसी घटनाएं होती हैं। सबसे पहले पर्यावरण में इतना सारा डिसबैलेंस हो गया, ठीक है, उसकी वजह से बारिश पूर्ण रूप से नहीं हो पाई, थोड़ी बहुत हुई, और वही बारिश कम होने की वजह से सूखा पड़ा, हमारे तालाब नदी ये सब सूखे रह गए, जानवरों को पानी नहीं मिल पाया, फसलों को पानी नहीं मिल पाया, तो ये सभी जानवर नष्ट हो गए, फसलें नष्ट हो गई और कुछ भी नहीं हो पाया। तो ये दो तत्वों को एक साथ जोड़ा, इसके पीछे भी परिकल्पना करी और फिर उसका जो आंकड़ा सही निकाला तो रीज़न ये था। तो यानी कि सविज्ञान परिकल्पना पे आधारित है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूँ, विज्ञान पक्षपात रहित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्यों पक्षपात रहित? वैज्ञानिक विचारधारा सदैव पक्षपात रहती है। वह परिकल्पना पर आधारित तो होती है किंतु उसे भी सत्यापित करके देखती है। इसलिए अनुसंधान के लिए बनाई गई परिकल्पना सत्य भी हो सकती है और असत्य भी, किंतु पक्षपाती नहीं है। वैज्ञानिक निरपेक्ष होकर विज्ञान से केवल सत्य की खोज करता है। पक्षपात पूर्ण रहित भावना, असत्य से ध्यान नहीं, सत्य ही एकमात्र उद्देश्य होता है। यहाँ पे विज्ञान कोई भी हो, कोई भी खोज हो, वो हमेशा पक्षपात रहित होती है। यानी कि विज्ञान में हमने बोला ना परिकल्पना पे आधारित है, यानी कि हम विज्ञान को परिकल्पना के आधार पे सोचते हैं, फिर उस पर हम अपना रिसर्च अनुसंधान का कार्य करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो हमने परिकल्पना की है वो सत्य ही हो सकता है वो असत्य भी हो। वो इसीलिए क्योंकि हम कोई भी कार्य को जब चुनते हैं तो उसके करने के बाद जो रिजल्ट आता है उस निष्कर्ष पे पहुंचते हैं कि हमारी जो परिकल्पना थी वो सत्य थी या असत्य थी। लेकिन वो परिकल्पना हमेशा पक्षपात रहित होगी, उसमें कोई भावात्मक या फिर इसी तरह से क्रियात्मक वो नहीं होगा, उसमें कोई पक्ष नहीं होगा कि हमने इतना मेहनत करी है तो उसमें कुछ तो रिजल्ट आना चाहिए। नहीं, मेहनत करने के बावजूद भी जो रिजल्ट आ रहा है उस पे विज्ञान आधारित है, यानी कि किसी भी तरह से पक्षपात नहीं करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विज्ञान वस्तुनिष्ठ कारकों पर निर्भर करता है। विज्ञान का शिक्षण अधिगम वस्तुनिष्ठ मापकों पर निर्भर करता है। जिन व्यक्तियों को वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण नहीं मिलता वे प्रायः अटकल से तथा व्यक्तिगत अनुमान से मूल्यांकन करते हैं, लेकिन जो वैज्ञानिक विधि में प्रशिक्षण प्राप्त होते हैं उनका मूल्यांकन तथ्यों के परिणामों के माप तौल तथा अन्य किन्हीं परीक्षाओं पर आधारित होता है। इसलिए विज्ञान की प्रगति अच्छे मापकों पर निर्भर करती है। यानी कि यहाँ पे अगर बात करें विज्ञान वस्तुनिष्ठ कारकों पे, यानी कि विज्ञान उन्हीं चीज़ों पे निर्भर करती है जिन्हों को विज्ञान ने समझा। एग्जैक्ट माप तौल के जो चीज़ बनी है थोड़ा भी कम ज़्यादा तो विज्ञान की परिकल्पना पूर्ण रूप से यहाँ पे निष्फल हो जाएगी। तो हर चीज़ को जिस जिस व्यक्ति ने विज्ञान की परिकल्पनाओं को समझा है, विज्ञान की वस्तुनिष्ठताओं को समझा है, वही विज्ञान को सत्य रूप से समझा सकता है। तो आज मैंने आप लोगों को बताया कि विज्ञान का आधारभूत सिद्धांत क्या होते हैं। थैंक यू।